हेलो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है कि किसी भी चार्ज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये चार्ज Q1 हो गया और यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो हम लोग बोलते हैं कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग तो इतना फोर्स लगना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि Q1 पे जो हम फोर्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि Q2 के चारों तरफ एक फील्ड है जिसमें Q1 आया होगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड के बारे में, जैसे कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन है उस पूरे रीजन को बोलेंगे हम लोग उसका फील्ड। जैसे इसके चारों तरफ का जो ये रीजन है ना, ये इसका खुद का फील्ड हो गया, ठीक है। इसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से एक चार्ज उठाइए Q0, इसको आप लेके आइए, लेके आते आते जब यहाँ आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या इस पर कोई चार्ज फोर्स फील हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है फील्ड इसका। फिर जैसे आप इस चार्ज को उठा के यहाँ लाएंगे तो क्या कोई फोर्स फील हुआ? नहीं हुआ। जैसे यहाँ लेके आएंगे कोई फोर्स फील हुआ? नहीं हुआ। तो उस चार्ज को जैसे ही आप इस रीजन के पास लेके आएंगे, ठीक है, जैसे आप इस रीजन के पास लेके आएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ अब इस पर एक फोर्स फील हो रहा है ना, अब इस पर एक फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा जो यहाँ पर ये जो पूरा जो स्फेरिकल रीजन है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग कि ये चार्ज का, इस चार्ज का फील्ड हो गया जिसके अंदर कोई दूसरा आया तो उस पर फोर्स फील हुआ। जैसे मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है, तो आप अपने रूम में हैं तो आप अपने फ्रेंड को चाहे तो बुला सकते हैं, और अगर आपका फ्रेंड नहीं कोई दूसरा आएगा तो उसको आप भगा भी सकते हैं, बोल सकते हैं भैया जाइए मेरे रूम से। होता है ना ऐसा, है ना स्टूडेंट्स? ऐसा तो होता ही है कि हमारे कोई अगर फेवरेट आता है तो हम उसको बुलाते हैं, नहीं आता है तो उसको हम भगा देते हैं, बोलते हैं नहीं भैया तुम जाओ मेरे रूम से। या नहीं बोल पाते तो हम वेट करते रहते हैं कब जाएगा ये, कब जाएगा ये, है ना। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है ना। तो अब इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, और डिटेल में। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर एट पॉइंट O, ठीक है, इसको पॉइंट O मान लीजिए। इफ़ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P, इसको आप पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है, इसको O मान लीजिए। वेयर OP इज इक्वल टू R, देन द चार्ज Q विल exert a force on small q. As per Coulomb's law, we may ask the question, if charge Q is removed, then what is left in the surrounding? ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, जब इसको हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो भाई खुद का फील बचेगा। मान लीजिए आपके रूम में आपका फ्रेंड आया, तो आपका फ्रेंड चला जाएगा तो क्या कुछ नहीं बचेगा? आपका रूम तो रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका रूम को उठा के पॉकेट में चला जाएगा, तो रूम तो आपका रहेगा। तो वही चार्ज हो गया कि जब हम इस मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, जब इस चार्ज को हम हटा देंगे तो इसके सराउंडिंग में क्या बचेगा? तो इसका सराउंडिंग में इसका फील्ड बचेगा, ठीक है, इसके सराउंडिंग में इसका फील्ड बचेगा। और फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो फील्ड को डिफाइन करते हैं कि द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है। या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिफाइन करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जिस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल करके, और अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे फोर्स निकाल दिया, और फोर्स निकाल करके अगर मैं डिवाइड कर दूँ टेस्ट चार्ज से Q1 Q0 बाई R²। अब यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है? तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0। तो अगर आप इस Q0 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब Q0 से डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर बचेगा ना, वो कैपिटल Q1 का, इसका मतलब फील्ड हो गया, इसका अपना एक स्पेस हो गया, फील्ड हो गया, जिसमें कोई दूसरा आएगा तो फोर्स फील करेगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इज देयर नथिंग? इफ देयर इज नथिंग एट पॉइंट P, देन हाउ डज अ फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस चार्ज Q? अगर बोला गया कि जब इस चार्ज को रिमूव करोगे तो क्या यहाँ कुछ नहीं बचेगा? अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इसमें फोर्स कैसे लगा? जैसे मान लीजिए आप इसको रिमूव कर दिया, फिर वापस इसको लेके आओगे तो क्या फोर्स नहीं लगेगा? तब तो फोर्स लगेगा ना। तो फिर कैसे लगेगा फोर्स? क्या रीज़न है इसके फोर्स लगने का? तो रीज़न यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। द अर्ली साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड अकॉर्डिंग टू। अब देखिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड है ना, ये फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। फील्ड का कॉन्सेप्ट एक ही साइंटिस्ट ने दिया है, माइकल फैराडे। अकॉर्डिंग टू दिस,
we say that charge q produces an electric field everywhere in the surrounding when another charge q is brought, है ना, the charge q produces an electric field everywhere in the surrounding when another charge q is brought at some point p, the field there acts on it and produces a force. The electric field produced by the charge q at a point r is given as, देखिए यही वाला चीज़ है ना, जैसे हम इसको जब रखेंगे तो फोर्स फील करेगा ना, तो फोर्स निकाल दिया हम लोगों ने, फिर उसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते आपको ये फील्ड मिला। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, मतलब यूनिट वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया गया है। बाकी यूनिट वेक्टर को हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि भाई डायरेक्शन, एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, जैसे अब इसमें देखिए आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर चार्ज पॉजिटिव है, देखिए जो भी सोर्स, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। तो जो भी हम सोर्स चार्ज लेते हैं, है ना, एक बार लिख देता हूँ बच्चों, तो सोर्स चार्ज, तो जो भी हम सोर्स चार्ज लें, चाहे अगर हम नेगेटिव लेंगे ना, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, और इस नेगेटिव की वजह से अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स चार्ज होगा, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगा। बट अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेते हैं, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज आपने लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से अगर आप किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ पे फील्ड फाइंड करेंगे तो वो फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, एंड नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पे तो ये फील्ड हो गया ना, अब इसमें एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पर जैसे ये क्यू नॉट हो गया, मान लो आपने टेस्ट चार्ज लिया, तो टेस्ट चार्ज आपने अगर पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ना वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और अगर यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज लिया है बट सोर्स को नेगेटिव रखा है, तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना वो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, देखिए तो यहाँ पे फील्ड इधर है, ठीक है, बट ये टेस्ट चार्ज क्या है ना, एक मिनट रुकिए, बाहर की तरफ नहीं, इस पे लगेगा अंदर की तरफ, सॉरी बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड अंदर की तरफ है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी अंदर की तरफ होगा, ठीक है। मतलब फोर्स एंड फील्ड में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि अपोजिट होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। देखिए आप एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, कि फोर्स एंड फील्ड, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, सोर्स क्या लिया आपने उससे मतलब नहीं है, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया है आपने तो यहाँ पे देखिए फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन एक ही आएगा, चाहे दोनों बाहर में हो चाहे दोनों अंदर में हो। अब टुवर्ड्स चार्ज दोनों कब होगा, जब सोर्स नेगेटिव होगा, एंड अवे फ्रॉम चार्ज दोनों कब होगा, जब सोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्यू नॉट वाले पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट आर, मतलब जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर उसकी तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। Specifies the value of electric field for each value of the position vector. The word field signifies how some distributed quantity could be a scalar or vector. ये बताता है कैसे स्केलर और वेक्टर हो सकता है। The effect of charge has been incorporated in the existence of electric field. है ना, चार्ज का जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है फील्ड के एग्जिस्टेंस में, ठीक है। कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं देखिए इस चीज़ का, तो यहाँ पर हम लोग ना मतलब इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, फोर्स से करते हैं। पहले हम फोर्स निकालेंगे तभी तो फील्ड निकाल पाएंगे ना, तो फोर्स निकाल करके अगर आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट दैट चार्ज क्यू ऑल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, मतलब यहाँ जो स्मॉल क्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि कूलम में क्या होता है कि अगर दो चार्ज हम ले रहे हैं Q1 Q2 तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बहुत कम रखा जाता है, मतलब यूनिट रखा जाता है, मतलब इसका कोशिश किया जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड कम रखोगे
ठीक है, उतना इसके ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। अब देखो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, क्यू नॉट पे जितना फोर्स इधर लगेगा क्यू पे भी उतना ही फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो अब ये तो सोचने में क्या लगता है, सुनने में क्या लगता है कि दोनों पे तो इक्वल फोर्स लगा, इसका मतलब कि फिर सिर्फ यही क्यों जाएगा, ये क्यों नहीं मूव करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है, और एक बाइक, है ना, ट्रक, एक मिनट रुकिए, एक मान लीजिए ट्रक है और एक अपने पास, है ना, मतलब इस टाइप से कुछ बाइक वगैरह है। तो अब सोचिए कि इस ट्रक से अगर बाइक का कॉलिजन होगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होगा बच्चों, कि दोनों पे, है ना, मतलब इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पे फोर्स लगेगा। बट दूर कौन फेंकाएगा, है ना, झटके पे कौन दूर जाएगा, ये जाएगा ना बाइक वाला, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है तो ये वही रह जाएगा। तो वही वाला चीज़ हो गया कि इसका चार्ज कम है, ठीक है, इसका मास भी कम है, तो इस पर क्या होगा, इस Q0 का जो इम्पैक्ट होगा इस Q1 पे वो कम होगा। बट Q1 का चार्ज ज़्यादा है तो Q1 का जो इम्पैक्ट होगा ना इसके ऊपर वो ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखा गया है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि चार्ज Q also exert equal and opposite force on charge capital Q. The electrostatic force between the charges Q and small q can be looked upon as an interaction between charge Q and the electric field or electric field of Q, vice versa, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि दोनों पे इंट्रैक्शन फोर्स तो होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो दोनों पे हम फोर्स हम सेम दिखाएंगे, ठीक है, दोनों फोर्स हम सेम दिखाएंगे। एंड अगर हम कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अभी आपको दिखाया था मैंने, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो हम लोग फोर्स, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, मान लीजिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मालूम हो जाएगा, फोर्स मालूम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इसका मालूम है फॉर एग्जांपल K/Q/R², तो इसमें अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे तो फोर्स भी मालूम हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर ये जो टेस्ट चार्ज है नेगेटिव होगा तो फील्ड और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, जो यहाँ समझा रहा था आपको ना, ठीक है। और यहाँ समझा रहा था कि फील्ड दोनों सेम और फोर्स भी सेम डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर, है ना, अगर ये वाला चार्ज जो टेस्ट चार्ज है अगर नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो फोर्स एंड फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। एंड अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दोनों फील्ड एंड फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये ओके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद जरूर रखिएगा आप, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसका यूनिट देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, है ना। पहला चीज़ आप इसमें याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स से बना हुआ है। देखिए फोर्स से डिफाइन होकर बना है ना, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर और फोर्स भी वेक्टर, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसका यूनिट क्या होगा, तो हम देखिए क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SI यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये दोनों डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा फील्ड, एंड नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स चार्ज होगा, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पर और यहाँ दिखाया है। चार्ज पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो अवे, और सोर्स चार्ज नेगेटिव तो टुवर्ड्स चार्ज होगा, ठीक है। तो एवरी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया यूनिट के बारे में, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। एक इसका और भी यूनिट होता है जो हम आगे चल कर समझेंगे, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1.8 मतलब ये वाला, we can infer that if Q is unity, the electric field due to charge Q is numerically equal to force exerted by it। मतलब अगर इसका वैल्यू 1 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट,
ठीक है, मतलब इसको सिंपल जो डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसमें बोला गया है कि हम जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम फील्ड बोलेंगे, है ना, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर फील्ड बोलते हैं। ओके, अब देखिए, द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड द Q विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये मैं आपको तब से बोल रहा हूँ ना कि इसको सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, है ना, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन्स हैं, और एनसीईआरटी के लाइन पूरा आपको एकदम दिखाते चलूँगा मैं, हर चीज़ जो भी बताऊँगा। नोट दैट द सोर्स चार्ज Q मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन, हाउएवर अ चार्ज Q इज ब्रॉड at any point around Q itself bound to experience an electrical force due to a small q and will tend to move. A way out of this difficulty is to make Q negligibly small. अभी जैसे मैंने आपको समझाया अभी कुछ देर पहले कि हमें इसका वैल्यू बहुत छोटा रखना होता है। हम इसका वैल्यू अगर बहुत छोटा नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ये इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो ये मूव करने लगेगा। जैसे मैंने आपको ट्रक का और बाइक का एग्जाम्पल लिया, तो ट्रक और बाइक का एग्जाम्पल जो लिया उसमें कौन इम्पैक्ट, देखो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, बट इम्पैक्ट ज़्यादा किस पे होगा, बाइक वाले पे होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि अगर इसका आप स्ट्रेंथ कम नहीं रखेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम नहीं रखेंगे, तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा, तो ये मूव करने लगेगा। तो ये एक ही जगह फिक्स रहे, उसके लिए हम क्या करें, इसका इम्पैक्ट मतलब इसका हम जो स्ट्रेंथ है, जो इसका मैग्नीट्यूड है Q0 का, वो कम कर देंगे। तो Q0 का अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इसका अगर रीजन कम होगा, फील्ड छोटा सा होगा, तो इसका इस पर फोर्स भी Q1 पे कम लगेगा। मतलब फोर्स सेम लगेगा, इम्पैक्ट कम होगा, है ना, फोर्स सेम होगा, इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया कि हम चाहते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए हमें अंडरलाइन कर देता हूँ, Q itself is bound to experience an electrical force due to small q will tend to move, क्योंकि ये बाउंडेड है कि भाई इसको फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये मूव करने लगेगा कैपिटल Q। तो मूव नहीं करे उसके लिए बोल रहा है कि मेक स्मॉल q नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। द फोर्स F इज देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो F by Q इज इनफाइनाइट एंड डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है जो मैंने लिखा था आपको। अ प्रैक्टिकल वे टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम of keeping Q undisturbed in the presence of Q is to hold Q to its location by unspecified force। मतलब कोई ऐसा unspecified force लगाइए जिससे कि ये रेस्ट पे रहे, ठीक है, और ये मूव करे फोर्स लगने की वजह से, ठीक है। दिस में लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज what happens in the practice when we are considering the electric force on the test charge Q due to a charged planar sheet, ठीक है। सेक्शन 1.14 में दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। तो उसमें बोला गया है कि द चार्जेस ऑन द सीट आर हेल्ड टू देयर लोकेशंस बाय फोर्सेस ड्यू टू अनस्पेसिफाइड चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द सीट। मतलब जो इसके अंदर जो मतलब चार्ज होता है ना, वहाँ पर वो अपने लोकेशन पे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्लेन शीट है ना इस टाइप का, ठीक है, तो ये इनके जो चार्जेस हैं वो इनके पोजीशन पे ही रहेंगे, ये डिस्टर्ब नहीं होते। एक अलग से फोर्स है, इसको हम मानते हैं कि बाउंडेड है, ठीक है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना ही है अपने को, डेप्थ में तो पढ़ना ही है, उसको पढ़ना है, बट अपने को ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी के पूरे लाइन को समझें अच्छे से। बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है और नीट के लिए भी ज़रूरी है। बाकी अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फील्ड लाइंस का, फ्लक्स का, आप ज़रूर उसको जाकर वॉच करें और लर्न करें पूरा उसको, ठीक है। देखिए, नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q थ्रू डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, जिस पे टेस्टिंग कर रहे हैं उस चार्ज से इंडिपेंडेंट फील्ड आ रहा है। जैसे मान लो मैं Q1 का फील्ड निकालने जा रहा था, तो Q1 का फील्ड निकाल रहा था मैं किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। तो जिसका फील्ड निकाल रहा हूँ बस वही फील्ड के अंदर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, जिस पे टेस्टिंग किया जा रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो टेस्ट चार्ज का क्या वैल्यू रखते हैं आप, उससे इंडिपेंडेंट होगा, बट फिर भी मैग्नीट्यूड हम कम रखेंगे ताकि जो सोर्स चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर
ये चीज़ बोला जाएगा कि द रेशियो एफ बाई क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू. ओके, द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू विच में टेक एनी वैल्यू. मतलब इस डिस्टेंस की बात कर रहा है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आ ही रहा है अपने पास वहाँ पे. ठीक है, तो किस लोकेशन पे उस पर डिपेंड करेगा एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. देखिए, ओके, फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ चार्ज क्यू ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि डिफरेंट लोकेशन लोगे तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r² का रिलेशन में. तो अगर ये r को चेंज करते रहोगे, कम ज़्यादा करते रहोगे कुछ भी, तो ये भी क्या होगा, ये भी कम ज़्यादा होते रहेगा. अगर r के वैल्यू को आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर आप r के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि रेसिप्रोकल में है. ठीक है, और 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है. ये तो हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना. बट अगर आप रूम के सेंटर पे चार्ज रखिए, देखिए, तो उसके हर तरफ फील्ड जाएगा, हर तरफ उसके फील्ड जाता है. ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज. ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो जो इसका फील्ड होगा ना, वो हमेशा चार्ज से दूर होगा. मतलब चार्ज से बाहर की तरफ किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो चार्ज से अवे होगा. बट अगर आप वही नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फील्ड लाइंस जो होगा वो टुवर्ड्स चार्ज होगा. फील्ड लाइंस जो होंगे ना वो टुवर्ड्स चार्ज होता है. ठीक है, वो टुवर्ड्स चार्ज होगा. ओके, ऑन द अदर हैंड इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ईच पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू depends only on the distance r of the charge q from capital Q. The magnitude of electric field E will also depend on only on the distance. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, k इंटू सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस. ये 2 ही फैक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर पे ही डिपेंड कर रहा है, और फोर्स भी 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम द कैपिटल क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, 2 ही फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स भी. दस द एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज हम लेते हैं और अगर इक्वल डिस्टेंस पे निकालते हैं, जैसे ये इसका सेंटर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर हो गया. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो स्फेरिकल हो गया ना, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो अगर हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर सेम होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे हम लोग. वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ Q1 Q2 डॉट Q1 with position vectors R1 R2 dot Rn relative to some origin O, like the electric field at a point in space due to single charge. Electric field at a point in space due to system of charges is defined to be force experienced by unit test charge placed at that point without disturbing the original positions of Q1 Q2. We can use Coulomb's law and the superposition principle to determine the field at point P. जैसे मान लीजिए, अच्छा यहाँ डायग्राम दिया हुआ देखिए नेक्स्ट पेज में. सपोज करें कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है कुछ Q0 है ना, यहाँ पर Q0 चार्ज में ले लेता हूँ. ठीक है, जो कि टेस्ट चार्ज हो गया. Q1 Q2 Q3 Q4 Qn ऐसे करके बहुत सारे मेरे पास सोर्स चार्ज हो गए. तो इन सभी सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स को अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब हम ये बोलें कि इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, वेक्टर सम. यही तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि वेक्टर सम. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर देखिए सभी का वेक्टर सम कर दीजिए तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. ओके, तो 1 की वजह से निकालेंगे तो यहाँ पे R1P मतलब ये पोजीशन, R2P ये पोजीशन, R3P ये पोजीशन, R4P ये पोजीशन हो गया.
तो सभी का वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मालूम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन पढ़े थे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखें कि मैंने बताया था कुछ देर पहले भी कि E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एंड डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्जेस। सोर्स चार्जेस का पोजिशन क्या है उस पर भी, उससे भी डिटरमाइन हम करते हैं। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली क्या हम डिफाइन किए कि द रीजन और द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। जैसे हमारा मान लीजिए घर है, मकान है, दूसरा कोई आएगा तो उसको हम अपोज करेंगे ना कि आप क्यों आएंगे भाई, है ना। या फिर अगर हमारा कोई रिलेटिव होगा तो हम बुलाएंगे, ठीक है आइए, अननोन होगा तो हम भगाएंगे उसको। ठीक है, तो जो पूरा स्पेस है, जो घर है हम लोग का, वो क्या हुआ, हम लोग का पूरा स्पेस हो गया जिसमें हम कोई दूसरा आएगा तो उस पर हम फोर्स लगा सकते हैं, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ओके, उसी टाइप से चार्ज का भी हो गया। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको समझते हैं। देखिए, यू मे वंडर व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड the notion electric field has been introduced here at all. After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge which can be directly determined by using Coulomb's law. मतलब अगर डायरेक्टली है हम लोग Coulomb's law को यूज़ करके फोर्स ही निकाल रहे अल्टीमेटली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हम फोर्स निकाल रहे थे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना, ऐसी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट नेसेसरीली, मतलब कन्वीनियंट है बट इतना ज़रूरी नहीं है इसका उसको डिफाइन करना। ये एक तरह से एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, मतलब एक होता है ना, मतलब स्टाइलिश वे, भाई बताने के लिए कि हाँ यहाँ पर देखो चार्ज है तो हर तरफ फील होगा, तो एक स्टाइलिश वे हो गया उसको बताने के लिए, समझिए एलिगेंट का मतलब हो गया। ठीक है, मतलब एक शो ऑफ करना कि हाँ मतलब यहाँ पे फील्ड है तो कोई दूसरा चार्ज अगर तो फोर्स लग जाएगा एंड ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। बच्चों देखिए, विदाउट फेस वीडियोज़ को वॉच करना देखना थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि मतलब कोई भी स्टूडेंट बोर हो जाता है ना, बट मैं एक्चुअली में एक बड़ी ही मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोचिंग में मैं टीचिंग करता हूँ, है ना, मतलब टीचर हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं फेस आपको नहीं दिखा सकता, बट अगर सही वक्त आएगा और सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना, और अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो ज़रूर मैं ये रिस्क लूँगा, सामने आऊँगा, आपके फेस दिखाऊँगा, तब बहुत मज़े से तब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखिए, electric field at a point in the space around a system of charges tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ये डिफाइन किया ना कि सिस्टम में कहीं पर भी किसी दूसरे चार्ज के नज़दीक कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस and is independent of test charge that you place at a point to determine the field, है ना, मतलब टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, जिस पे हम डिफाइन कर रहे थे। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स टू क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड मतलब वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका जो ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कहाँ पे आता है, देखिए, द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्ज ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बियॉन्ड जाकर हम पढ़ें तब हमें समझ में आएगा। एंड डील विद द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। टाइम डिपेंडेंट, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 and Q2 in accelerated motion. Now the greatest speed with which a signal or information can go from one place to another place is c. c मतलब speed of light. Thus the effect of any charge, any motion of Q1 on Q2 cannot arise instantaneously. ये जो हम पढ़ते हैं ना,
मतलब टाइम डिपेंडेंट का जो जाके पढ़ेंगे ना हम अच्छे से, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाएगा। जब टाइम डिपेंडेंट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोल रहा है कि Q1 ये जो Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 जो Q1 फोर्स लगाता है, तो हम क्या पढ़ते हैं एकदम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा और हमें लगता है कि साइमल्टेनियस फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब इंस्टेंटेनियसली फोर्स नहीं लगाता है। Q1 यहाँ जाएगा फिर उसको फोर्स लगाएगा। देखिए, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट मतलब फोर्स ऑन Q2 and the cause motion of Q1. It is precisely here that the notion of electric field, strictly electromagnetic field, is natural and very useful. ठीक है, मतलब नेचुरल भी होता है और बहुत यूजफुल भी होता है ना। बट देखिए अब इसका यहाँ पर द फील्ड पिक्चर इज दिस: द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed c and reach Q2 and cause a force on Q2, है ना। दोबारा समझिए इसको। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed, है ना, the speed c and reaches Q2 and cause a force on Q2। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए इसका मास m है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हुआ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर इस फोर्स को हम मास से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि A1 मतलब जो चार्ज Q1 है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब ये जब मूव करना शुरू करेगा ना, जब एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो अपने चारों तरफ ये एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, और अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। और जो वेव जनरेट होता है ना, ये वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है और आकर के इस पे फोर्स लगाता है। जो वेव आता है ना वो Q2 पे फोर्स लगा देगा, तो Q2 फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। द नोशन ऑफ फील्ड इज एलिगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले। अब ये जो वेव को पहुँचने में टाइम लग रहा होगा ना, चाहे वो 10 माइक्रोसेकेंड का हो या 1 नैनोसेकेंड का हो, जितना भी टाइम मतलब लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर सिर्फ ये स्पीड आने की वजह से लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एकदम इंस्टेंटेनियसली मतलब यहाँ फोर्स लगाना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। वेव जनरेट करेगा, उस वेव की वजह से लगता है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि भाई डायरेक्ट जब फोर्स मतलब यहाँ पे जब इंस्टेंटेनियसली फोर्स नहीं लगता है तो क्या होता है ऐसा। तो जब फील्ड बोलते हैं ना, वो फील्ड में क्या होता है कि वेव जनरेट होता है और उस वेव की वजह से यहाँ पर फोर्स लगता है Q2 पर। द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट्स फॉर द टाइम डिले। Thus, even though electric field and magnetic fields can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical entities, not merely mathematical constructs. They have an independent dynamics of their own. They evolve according to the laws of their own. They can also transport energy. मतलब ये एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जनरेट करते हैं, तो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करता है ना। तो यहाँ पर होगा कि देखिए एक मिनट, दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दस अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स turned on for a short interval of time and then switched off leaves behind propagating electromagnetic fields transporting energy। मतलब यहाँ पर होता क्या है, देखिए कि जो सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जो ये टाइम डिपेंडेंट ये जो सोर्स चार्ज होता है ना, वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना, और वहाँ पर फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन छोड़ के क्या जाता है, एक वेव, जो वेव जनरेट होता है ना, यहाँ पर जो बताया था अभी, यहाँ पर वेव जनरेट होगा, तो ये जो वेव जनरेट होता है वो यहाँ रह जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो जाकर के एनर्जी कैरी करता है और जाकर के दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा देता है, तो मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये जो है ना यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है Q1 पे, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक वेव जनरेट होता है
और वो वेव एनर्जी कैरी करता है, जाकर दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा देता है। ठीक है, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई फैराडे एंड इज नाउ अमॉन्ग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फैराडे ने पूरे फील्ड लाइंस को डिफाइन किया था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.7 है। देखिए इसमें क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बच्चों जिक्र किया गया, बताया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतने डिस्टेंस से फॉल हो रहा है। ठीक है, कितने मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 × 10⁴। तो इतना यहाँ पर मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब देखिए क्या बोला गया, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब नेक्स्ट में क्या किया गया कि डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड को सेम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, और प्रोटॉन को छोड़ दिया गया फॉल होने के लिए सेम डिस्टेंस से। द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि पहला जो यहाँ पर डायग्राम है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करना है। जैसे सपोज करें कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे गिरना है ना, मैं आपको जस्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए ग्रेविटी को अभी आप नेगलेक्ट कीजिए, ग्रेविटी को अभी कंसिडर मत कीजिए। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को नीचे मतलब छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो छोड़ने के बाद ये नीचे ग्रेविटी को छोड़ दो, ग्रेविटी को कंसिडर ही मत करो। तो सोचो ये इलेक्ट्रॉन नीचे कब जाएगा, जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे होगा। जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना, क्योंकि ग्रेविटी कंसिडर कर नहीं रहे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये होता है कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड में है। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड में है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि ये कहाँ होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ हमें, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जब फ्री फॉल हो रहा है दैट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लिखेंगे s = ut + ½ at²। तो इनिशियल हम लोग को डिस्टेंस वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे s = ½ at²। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा, √2s/a। एंड किसी भी चार्ज पार्टिकल का हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास। एंड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, QE/m। तो आपको यहाँ से टाइम क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा √2s/QE/m, है ना, ये सब रूट के अंदर है। तो ये जो टाइम है इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। टाइम का जो फॉर्मूला है ना उसको पहले ही मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए टाइम आ गया यहाँ से √2sm, s का मतलब डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस से फॉल हुआ, अपॉन QE मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए पहले वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में द फील्ड इज अपवर्ड, सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड E। तो यहाँ पर जब टाइम निकालना होता है यहाँ पे E पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इस कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस h। तो यहाँ पे आप क्या करें कि यहाँ पर h पुट कर, देखिए यहाँ पे h पुट कर दिया, यहाँ पर भी देखिए h पुट किया ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम ये सारी वैल्यूज़ को बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, जब तुम सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो यहाँ जो टाइम आता है वो होता है 2.9 × 10⁻⁹ ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में आप सारी वैल्यूज़ को देखिए पुट करना पड़ेगा आपको ना। जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तभी जा करके आपको इलेक्ट्रॉन के केस में टाइम यहाँ से मालूम होगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं, हम जस्ट इसको मैं पुट कर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। तो डिस्टेंस जो है ना, जितने डिस्टेंस से फॉल हुआ है वो सेंटीमीटर में 1.5 है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 1.5 ×
10 to the power 2 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग अप्रॉक्स में इसको 9 ले लेते हैं, ठीक है, 9 × 10 to the power -31, ठीक। यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.6 × 10 to the power -19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 × 10 to the power 4। इन सारी चीज़ों को जब रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का जो टाइम आएगा वो 2 × 10 to the power -9 सेकेंड्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगेगा 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए प्रोटॉन की बात करें अगर हम लोग, तो प्रोटॉन के केस में क्या होगा बच्चों, कि प्रोटॉन के केस में ना बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कीजिए। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देख ही लिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के केस में कहाँ, तो ऊपर था, तो प्रोटॉन के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों पैरेलल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में ऊपर की तरफ था तो प्रोटॉन में नीचे की तरफ करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड में काम करेगा। तो फिर ये सेम उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, बोला गया है कि 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही कवर करना है। एंड टाइम का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, तो हम लोग ये जो टाइम का फॉर्मूला मालूम है, इस टाइम के फॉर्मूले में हम किसका किसका क्या रखेंगे, देखिए तो प्रोटॉन की बात हो रही है ना, तो आप यहाँ रख देंगे 2h × मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी वैल्यूज़ को जैसे आप पुट करेंगे आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं, इसको रख देंगे, ठीक। बाकी सारी चीज़ें चार्ज, डिस्टेंस सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2 × 1.5 और इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर में है। मास की जगह पर 1.67 × 10 to the power -27, क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है। चार्ज रख देंगे 1.6 × 10 to the power -19 इंटू 2 × 10 to the power 4। अब यहाँ पर जब क्या है बच्चों ना, कि 1.67 है, इसको 1.6 से कैंसिल कर दो, अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारी जब वैल्यूज रखने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन का जो टाइम आएगा, देखिए वो क्या आएगा, प्रोटॉन का टाइम आएगा 1.3 × 10 to the power -7। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन का टाइम है 1.3 × 10 to the power -7 है अप्रॉक्सीमेटली, एंड जो इलेक्ट्रॉन का टाइम है वो 2.9 × 10 to the power -9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बात क्लियर, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है ना वो कम लग रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो पावर है वो क्या है, 10 to the power -9 सेकेंड्स है, और यहाँ पे 10 to the power 7 है, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो प्रोटॉन का ज़्यादा लग रहा है एंड इलेक्ट्रॉन का कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करना है एग्जैक्टली तब तो आप ये पूरा सारी वैल्यूज रखिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आपसे सिंपली पूछेगा कौन जल्दी पहुँचेगा या किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप सीधे देखिए सभी में चार्ज फील्ड है ना, डिस्टेंस सेम है, सिर्फ क्या है, टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है ना, हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब प्रोटॉन का टाइम भी किससे ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल अगर कंपैरिजन करना हो, बताना हो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप बता सकते हैं, बट कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट वैल्यू बताना हो तो फिर आपको सारी वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, द हेवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। दिस इज इन बेसिक कंट्रास्ट टू द सिचुएशन ऑफ द free fall under gravity where the time of fall is independent of mass of body, ठीक है। यहाँ पर मास ऑफ बॉडी से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ग्रेविटी कंसिडर नहीं हो रहा है। अब ग्रेविटी कंसिडर क्यों नहीं हो रहा है, तो ग्रेविटी कंसिडर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक के बाद क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। न्यूक्लियर के बाद वही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी को। तो इसीलिए यहाँ पर फ्री फॉल का कंसिडर नहीं हो पाएगा और मास हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब mg यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। तो वही लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी
नोट दैट मतलब फ्री फॉल में इंडिपेंडेंट है। नोट दैट इन दिस एग्जाम्पल वी हैव इग्नोर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity in calculating the time of fall. To see this, if it is justified, let us calculate the acceleration of proton in the given electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए 1.6 इंटू, मतलब आप अगर यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकालिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्म रखिए, वैल्यू रखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए, तो वही चार्ज का वैल्यू रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा, मास रखा, तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10। तो देखिए ये जी का वैल्यू 10 है और इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है, 10 टू द पावर 12 आ रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो ये तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जी का वैल्यू कंसिडर नहीं किया है, ग्रेविटी कंसिडर नहीं हुआ है। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। बच्चों प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -8 कूलम एंड 10 टू द पावर -10 टू द पावर -8 कूलम, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है बच्चों, respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C, है ना। 3 पॉइंट्स दिया गया है, एक ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये एंगल यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर भी एंगल 60 बनेगा, ठीक है, और इधर में भी पूरा एंगल कितना बनेगा 60, तो बट ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 30, क्योंकि बीच से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 30 बनेगा, ठीक है, देखिए अगर ये 30 बनेगा यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा 60, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एंगल क्या मेंशन कर देंगे, देखिए एंगल मेंशन कर देंगे इसको 60, और इधर में भी कितना एंगल मेंशन करेंगे हम लोग 60, ठीक है। ये सब जरूरी है एंगल मेंशन करना, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए पर कैलकुलेशन करना। तो पॉइंट ए पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा, मान लीजिए चार्ज यहाँ पर Q2 है, तो Q2 की वजह से इधर फील्ड होगा, ठीक है। और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से मान लीजिए Q1 चार्ज है, तो इधर फील्ड होगा। तो दोनों की वजह से फील्ड जो भी होगा वो तो ऐड होगा, एंड दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंड दोनों के पास से डिस्टेंस भी क्या है, दोनों के पास से डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब दोनों का फील्ड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम आएगा। तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसी एक चार्ज की वजह से निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मतलब एक चार्ज की वजह से निकाला और ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया हुआ है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R²। तो यहाँ पर देखिए K का वैल्यू रख दिया गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सिर्फ किसी एक चार्ज की वजह से निकाल दीजिए, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 0.1 है, तो 0.05 का स्क्वायर करेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग ये जो है ना, क्योंकि आप सारी वैल्यूज रखिए, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.05 है, तो उसको हम लोग 5 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख देंगे और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसका 0 चला जाएगा, तो एक 0 रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि 10 टू द पावर -8 है और यहाँ 10 टू द पावर 9 है, तो एक 0 रिमेनिंग रहेगा। फिर 25 इंटू 10 टू द पावर -4, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा, ठीक है। तो हमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज की वजह से इतना हुआ ना, बट दोनों चार्ज का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2A, मतलब इसकी वजह से एट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q2 टूवर्ड्स राइट, मतलब दोनों का सेम आएगा, 1 की वजह से भी राइट, लेफ्ट और राइट, और 2 की वजह से भी राइट। हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EA एट ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और EA इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, यहाँ जो EA है मतलब जो नेट फील्ड आएगा वो राइट में होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा एंड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम लोग को इसका फील्ड मालूम हो गया। अगर इसके सॉल्यूशन में कोई डाउट हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा बच्चों, ठीक है। अब पॉइंट बी पर देखते हैं।
तो जो पॉइंट बी है ना यहाँ पर, वो पॉइंट बी नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये जो Q2 चार्ज है नेगेटिव, इसकी वजह से 0.15 मीटर पे होगा, क्योंकि ये देखिए 0.05 0.05 0.05, तो कितना हो जाएगा 0.15, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो 0.05 डिस्टेंस पे होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगा, बट नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो आता है बच्चों वो टुवर्ड्स चार्ज आता है, ठीक है, तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट बी पर फील्ड सब्ट्रैक्ट होगा, पॉइंट बी पर फील्ड सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो हम लोग ये जो 0.05 मीटर डिस्टेंस पे, है ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर डिस्टेंस 0.05 है तो उसकी वजह से कितना फील्ड आता है हम निकाल चुके हैं पहले भी, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। तो E1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है पहले से ही, ठीक है, सिर्फ हमें नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड करना है कि E2 कितना आएगा इस डिस्टेंस पे, क्योंकि इस बार डिस्टेंस चेंज हो गया है E2 के लिए, Q2 के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1B मतलब 1 की वजह से एट B ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1 टुवर्ड्स लेफ्ट, ये दिखा दिया मैंने, लेफ्ट में होगा, हैज मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं पहले से, दोबारा इसको नहीं समझेंगे हम लोग। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2B मतलब ये E2 की बात हो रही है, एट B ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q2 टुवर्ड्स राइट एंड हैज मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा KQ/R² करके, तो 9 × 10⁹ चार्ज का वैल्यू रख दीजिए, और डिस्टेंस इस बार 0.15 मीटर है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 4 × 10⁻3, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको आप अप्रॉक्स में लिखिए 0.4 × 10⁴, ठीक, ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा हमें कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मतलब ये सेम आएगा, मतलब पावर सेम आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं पावर सेम आएगा, तो पावर सेम आएगा तो सिर्फ मुझे यही तो पार्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, बाकी तो कॉमन हो जाएगा। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.6 × 10⁴, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3.2 × 10⁴, क्योंकि पावर सेम था इसलिए सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, और एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट हम इसको, है ना, एक ही लाइन पे काम कर रहा है ना, एक ही लाइन पे, यहाँ पर देखिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर भी क्या टोटल मैग्नीट्यूड आएगा वो मालूम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, 3.2 × 10⁴। यहाँ पर किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो 1 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, मतलब जो यहाँ पर फील्ड होगा वो E1 के अकॉर्डिंग होगा, और E1 का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट में है, तो नेट फील्ड जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पे देखिए, यहाँ पर पॉइंट सी पर ये मैंने एंगल पहले आपको समझा दिया था कि 60 60 30, और यहाँ 60 यहाँ पे 60 होगा, तो यहाँ पर देखें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होगा, अवे होगा, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होगा, तो हम लोग 1 और 2 दोनों का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो 1 का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, E1 cos 60 मतलब हो गया, cos 60 का मतलब π/3 हो गया, और एक आ जाएगा यहाँ पे E1 sin 60, बट इधर में देखिए, इधर में क्या आएगा, एक आएगा इधर में E2 cos 60, और इधर में आएगा E2 sin 60। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी पॉइंट C है ना, इस पॉइंट C का डिस्टेंस देखो दोनों चार्ज से ना इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब कि इन दोनों चार्ज का कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो E1 E2 आएगा, इन दोनों का E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये जो साइन वाला कंपोनेंट दोनों का आएगा, अब जैसे कि E1 और E2 आपस में सेम हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इसको हम सीधे लिख देंगे कि ये इस डायरेक्शन में जो नेट आएगा वो 2E cos 60 आएगा, और जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि सिर्फ डिफरेंट क्या दिख रहा था, E2 E1 दिख रहा था ना, बट ये दोनों आपस में सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ नेट फील्ड क्या बचेगा, 2E cos 60, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम किया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इच फील्ड वेक्टर एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 सेम आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वो निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे,
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये के का वैल्यू रखेंगे, चार्ज का वैल्यू 10 टू द पावर -8, डिस्टेंस 0.1 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेट फील्ड आया था वो नेट फील्ड हम लोग को क्या मिला था, 2E cos 60, cos 60 का मतलब π/3 हो गया। तो E कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 है, cos 60 का वैल्यू कितना है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो जो नेट फील्ड आएगा इस पॉइंट पर वो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बट ये कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट में आएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन मैंने दिखाया है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसी पॉइंट्स टुवर्ड्स, सॉरी राइट में, सॉरी बच्चों, मैं लेफ्ट बोल रहा था, यहाँ पर राइट है ना, ये राइट साइड है सॉरी है ना, तो ये राइट साइड में आएगा बच्चों, तो यहाँ पर टुवर्ड्स राइट। ओके, अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको कवर करता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कवर होगा। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, और वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।